साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम लोग देखेंगे इस वीडियो क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समान विज्ञान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय। और समान विज्ञान में आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का बहुत सारा टॉपिक मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध कर चुका हूं। अब उसी की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो बचा हुआ है एक इम्पोर्टेंट पार्ट, उसी की विस्तार से चर्चा करें। तो वीडियो को या ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू देखें, रेगुलर देखें कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि पता है आपको कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जो भी धीरे धीरे लेकिन सतत काम करता है सफलता जरूर मिलती है। कछुआ को देखते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चल के भी खरगोश को हरा देता। खरगोश बहुत उछलता है लेकिन कंटिन्यू नहीं उछल पाता। और इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी काम करे निरंतरता के साथ करे। जो भी सिचुएशन आए, समस्याएं आए, उन सब से अपने आप को सेफ रखते हुए अपने काम को फोकस करें। काम का केंद्र बिंदु बना करके अपने सारे सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम को इंप्लीमेंट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया कैसे होती है, कैसे जटिल यौगिक सरल यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब जटिल यौगिक सरल यौगिक बन जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया जो बची हुई है उसी को हम लोग देखेंगे। और आज जो चर्चा होना है उसमें हम लोग बात करेंगे दो चीजों की, उन पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करने की और अनपचे भोजन को बाहर निकालने। ये दोनों पार्ट जब पढ़ लेंगे तो मानव का पाचन अंग से संबंधित जो भी पाते हैं वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पोषक तत्व का अवशोषण। और हमने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है किसी भी सिस्टम में। शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भोजन दिया जाए तो भोजन करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी उसको पचाना होता है। और जब पाचन हो जाए तो उससे भी ज्यादा जरूरी उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये ध्यान रखना है कि उसी को हम लोग देखने जा रहे। हम बहुत अच्छा पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए, मैं बहुत अच्छा बोलूं आप उसको समझ ना पाए तो उसको बोलने का कोई मीनिंग नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन करता है लेकिन वो भोजन बॉडी गेन ही नहीं कर पाता है, वो जैसे लेता है वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो फिर उस भोजन का कोई महत्व नहीं रहता उसके लिए। हम कम ही खाएं और उसको पूर्ण रूप से पचा पाएं, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए किसी भी सिस्टम में। और यही आज के युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी परेशानी कि वो सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं लेकिन गेन कम कर पाते। और इसी चीज पर ध्यान रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा गेन करने पर, अपने आप में उसको शामिल करने पर प्रयास करें। जिस दिन गेन करना शुरू करेंगे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने लाइफ में, किसी चीज को गेन करने की क्षमता। और यही पाचन तंत्र से संबंधित भी। तो हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण जो छोटी आंत की बात थी उसमें कि जटिल यौगिक लिया गया और वो सरल यौगिक बन गया। लेकिन सरल यौगिक का पाचन के बाद अवशोषण होना जरूरी है। और हमने बताया था आपको कई तरह की बातें छोटी आंत में। पहला तो कि जटिल यौगिक जो था कार्बोहाइड्रेट वो टूटा था कई रूप में। एक टूटा ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज के रूप में, फ्रुक्टोज के बाद गैलेक्टोज के रूप में। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब प्रोटीन लिए तो प्रोटीन टूटा एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड के साथ साथ सिंपल पेप्टाइड में। तो पेप्टाइड भी प्रोटीन का ही रूप है। जब प्रोटीन टूटता है तो पेप्टोन्स सिंपल पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करता है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसके अलावा जो चीजें हैं भोजन में, उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वसा के टूटने से हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल बनता है वसा के टूटने से। और बाकी जो बच गया वो और दो तीन चीज, एक जो भोजन में हमने वाटर को शामिल किया, उसके बाद मिनरल्स को शामिल किया, और मिनरल्स के साथ साथ विटामिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसको पचाना नहीं था, ऑलरेडी हमने कहा था ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और ये सब पचे पचाएं। रेडीमेड भोजन मिलता है, ग्लूकोज लेते हैं हम लोग, रोटी पचाना पड़ता है, चावल पचाना पड़ता है, प्रोटीन पचाना पड़ता है, पानी पीते हैं उसको पचाने की जरूरत नहीं है। तो इतना चीज को भोजन में पोषक तत्व तो बना गया। अभी तो पचा पचाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते सब कुछ जो पचना था वो पच गया, और जो नहीं पचना था वो भी यहां पर मौजूद है। अब इसी का अवशोषण होना, तो अवशोषण जो होना है वो ध्यान रखना है। उसके लिए अवशोषण का अलग अलग स्थान है, अलग अलग अंगों में इनका अब्जॉर्प्शन होगा, और यही कभी कभी जीएस में पूछ देगा कि कौन पोषक तत्व का अवशोषण कौन करता है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले तो हम फैक्चुअली बता देते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्चुअल भी आपको बता देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आसानी से बना सके क्वेश्चन जब पूछा जाए। तो ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, इसका अब्जॉर्प्शन एक पार्ट में होता है। आपको याद होगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इलियम कहां होता है? सब लोग पढ़े हैं, वीडियो अगर नहीं देखें तो पीछे जाकर देखें। तो इलियम एब्जॉर्ब करता है इन सबको, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कौन करेगा? इलियम करेगा। इलियम कहां होता है? कोई जवाब नहीं आ रहा है तो जवाब दें, सोचें। पढ़ने का हमने यही कहा कि गेन करने पर प्रयास करें, कहानी नहीं सुने। खूब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की, बहुत गंदगी है पॉलिटिक्स में, सभी नेता भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, एक एक अधिकारी लिप्त हैं, सब चर्चा करते हैं, लेकिन कोई उस गंदगी को साफ करने के लिए तैयार नहीं। सब अपने आप को बचा कर रखना चाहते, नहीं चाहते कि हम जाकर खुद ही इसमें पार्टिसिपेट करें और जो गंदगी उसको दूर करने का प्रयास करें। तो सिर्फ बात करने से, सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको गेन करें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें इसको। तो चलिए इसको ध्यान दें। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कौन करेगा? इलियम करेगा। इलियम छोटी आंत में होता, छोटी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलियम ही था, हमने बताया था, पूछा है सीजीएल में, एसएससी में कि इलियम कहां होता, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां बाकी जो बच गया अमीनो एसिड, सिंपल पेप्टाइड, ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन के टूटने से बना है, और इसका भी पाचन के बाद अवशोषण का कार्य इलियम में ही होता, ये ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि ये दोनों मेनली इलियम में होगा, किसका किसका? प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। अब यहां जो बच गया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जो घी, तेल, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, ये सब जो खाते हैं उसमें फैट से बसा, नारियल वगैरह तेल जो खाते हैं सब में बसा टूटता, तो इसी रूप में टूटता। और इसका अवशोषण मेनली डायरेक्ट रूप में लीवर से निकलने वाले वाइल जो पीत होता है उसके रिएक्शन के उपरांत वो टूटता है, और टूटने के बाद ये बनता है, और तब इसका अवशोषण का कार्य होता है, जिसमें मुख्य रूप से इसका अवशोषण लिम्फ में होता है। तो लिम्फ हम पढ़े हैं, आप लोग को बताया गया है जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, तो ब्लड और लिम्फ की बात। तो लिम्फ में अवशोषण होता है इसका, और लिम्फ के अलावा कुछ जो पार्ट है वो सीधा ब्लड में चला जाता, तो ये ध्यान रखना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट, और बाकी बच गया मिनरल्स, वाटर और विटामिन। ये तीनों तो ऑलरेडी पचा पचाया है, पचाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दें, मिनरल्स, वाटर और विटामिन की, तो इसका जो अवशोषण है ये मुख्य रूप से पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली, क्योंकि मेन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसी के द्वारा सारा पाचन और रोशन का, ये सब भी छोटी आंत में, छोटी आंत में ही ये दोनों पार्टिकुलर प्लेस है इलियम, लेकिन यहां पूरा इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन इन तीनों को ऑब्जर्व करता। लेकिन इसके अलावा वाटर और मिनरल्स की बात करें अलग से, तो वाटर और मिनरल्स की जब बात करेंगे तो ये वाटर एंड मिनरल्स, खनिज जो नमक वगैरह लेते हैं, इनकी बात करें
तो ये तीनों का मेनली अवशोषण छोटी आंत ही करेगा। लेकिन ये छोटी आंत के अलावा ये वाटर और मिनरल्स का अवशोषण दो इंपॉर्टेंट प्लेस पर और होता है। एक का नाम है स्टोमक और एक का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ हद तक। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एग्जाम के लिए कि पाचन के उपरांत ये जो बना है इसका कहां कहां अब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये अब्जॉर्प्शन होगा कैसे? तो अब्जॉर्प्शन मेनली इन तीनों का करना है। ये तो पचा पचाया है ही, जहां इसको मौका मिलेगा स्टोमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में या पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब जगह इनका अब्जॉर्प्शन होता रहता है कंटिन्यूअसली। लेकिन इनका जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके लिए मेन काम छोटी आंत कर रहा है, और छोटी आंत में अवशोषण का जो मेन कार्य है, छोटी आंत में अवशोषण का मुख्य कार्य, अवशोषण का मुख्य कार्य एक स्ट्रक्चर करता है जिसका नाम आप याद रखें, अक्सर पूछा जाएगा। और एक कार्य जो करेगा इसको विली कहते हैं, विली। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए कि कौन करता है, तो विली करता है। ये छोटी आंत का ही पार्ट है, ये सब जो हो रहा है ये विली से हो रहा है, तो मेन काम विली का। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, यही पूछता है। विली को विराई भी बोलते हैं, बिल्ली भी बोल सकते हैं। तो बिल्ली नहीं है एक्चुअली में, विली है, तो ध्यान रखना है विली। अब ये विली का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर ध्यान दें। अब डिटेल स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो छोटी आंत को जब हम देखा है, हमने बड़ी तरह से चित्र के माध्यम से कई जगह पर हमने दिखाया आपको। अब उसी को हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यही हमारा छोटी आंत है। छोटी आंत का ये पाइप का आउटर लाइनिंग है, पाइप का बाहरी लेयर, और अंदर का जो लेयर है वो ऐसे इस प्रकार से ये बना होता है अंदर में। तो पाइप है, पाइप के अंदर का पार्ट है ये। पाइप है ऐसे, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन से ऐसे ऐसे निकला हुआ, और जब प्रोजेक्शन निकला हुआ यही विली है, इसी का नाम विली। तो होता कैसे है इसको ऐसे समझें, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझाया ना जाएगा, कहने से बातें समझ में नहीं आएगी। सिर्फ ये बना देने से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि सर बना क्या रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग मटन खाते हैं, तो मटन में बॉडी का हर पार्ट लोग खा जाते हैं, सिर से लेकर पांव तक। बकरे का गोड़ी भी खाते हैं, गोड़ी मतलब गोड़ होता है, पैर, लेग, हेड भी खा जाते हैं, चेस्ट खाते हैं, थाई खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और जाएंगे दुकान पर तो कहेगा कि सीना कलेजी वाला पार्ट दीजिए। अलग अलग टेस्ट है लोगों का। और कितना लोग तो इसको कहेंगे कि ना हमको ये चाहिए, और इसको कहते क्या है, तो इसको पचौनी कहते हैं लोग। बहुत गंदा होता है इसमें। गंदा मतलब इसमें मल होता है, बकरियों का, गोट का, जो मल त्याग करता है वही इस पाइप से गुजरता है। तो जो पचौनी खाए होंगे कभी, या मटन की दुकान पर पचौनी का काम करेंगे, तो पाइप देखे होंगे, बकरी का कटा हुआ बॉडी देखेंगे तो पाइप ऐसे ऐसे घुड़मुड़ा दिखेगा। जो इंटेस्टाइन एकदम चिकना दिखेगा, बाहर वाला सतह चिकना है, बिल्कुल एकदम स्मूथ है, जैसे बोर्ड स्मूथ है वैसे ही। लेकिन जब उस पाइप को उलट दिया जाए, पलट दें, मतलब रिवर्स कर दें, अंदर के सतह को बाहर कर दें, तो अंदर के सतह को बाहर करेंगे तो अंदर बिल्कुल रुखड़ा मिलेगा ऐसे। जैसे तौलिया एक प्लेन है, गमछा बिहार में बहुत फेमस है, बिहार की पहचान है गमछा। आजकल तो फेमस फैशन हो गया है, ये कोविड-19 में गमछा भी लपेट कर लोग चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में गमछा का प्रचलन हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने भी गमछा में ही मन की बात कहा करके, तो गमछा आज ब्रांड हो गया है बिहार के लिए। पहले से भी पहचान था, तो और पहचान हो गया। तो गमछा में कोई आउटर लाइनिंग नहीं होता, लेकिन एक फर वाला तौलिया आता है। तो फर वाला तौलिया देखेंगे धागा निकला रहता है, तो वैसे ही है, सतह है और सतह से धागा ऐसे ऐसे उभरा रहता है, उसको विली कहते हैं। और यही विली पोषक अंग है मुख्य रूप से। अब होता क्या है कि इधर से भोजन आ रहा है, ये सब भोजन है ऐसे,
और इसी पाइप में भोजन पड़ा हुआ है जो पचा पचाया है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, अमीनो एसिड, वसा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल सब इसी में। अब इसके बगल में, पाइप के बगल में ब्लड की नली होती है, जो ब्लड गुजरता है इसे। ये वेसल है, रक्तवाहिनी, जो ब्लड इन पदार्थों को लेकर के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देगा। कुछ पहुंचा देगा हृदय में और कुछ पहुंच जाएगा लीवर में। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम विली करे। और विली करेगा क्या? तो जो भी इसके पास से गुजरेगा उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सब एब्जॉर्ब करने में लगा रहता है। इसको अंदर खींचेगा और खींच करके यहां लाएगा और यहां से सब ब्लड में चला जाएगा और ब्लड इसको लेकर के हार्ट में और लीवर तक पहुंचा देगा। और जब पहुंचा देगा तो वही फिर ब्लड पंपिंग के द्वारा जब दौड़ेगा तो शरीर में जहां उसकी जरूरत है उन सभी अंगों को वहां तक पहुंचाने का वो काम करेगा। जो हम पहले भी बता चुके हैं, जब साइटोलॉजी का क्लास किए होंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बताया गया हो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं। कोई बता सकते हैं? जल्दी 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 बताएं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कहां होता है, जल्दी बताइए। तो ये ध्यान रखें, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल, चलो रॉ मटेरियल यहीं पर है जिसको काम विली करता। अब विली में उभरा हुआ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऊपर नीचे, और इसके कारण विली में पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। और पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो इसके कारण एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर पाए। और जब ये एब्जॉर्ब हो गया सब विली की मदद से, तो बच गया जो क्या बचा, सिट्ठी बच गया। नींबू लें और नींबू को पूरा निचोड़ दें तो जूस निकल गया जो इंपॉर्टेंट था। बाकी जो बच गया वो अनवांटेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, कचरा जिसको फेंकना है। अब यहां निकल गया तो अब इसको बाहर करना है, और जो बाहर करना उसी को मल कहते हैं, फीकल मैटर, जो हम लोग उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। जैसे सरसों से तेल निकालते हैं तो तेल जब निकल जाता है तो बचता है खल्ली, बचता है जिसको लोग जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, वही यहां पर भी है कि जो मेन चीज था वो निकल गया और बाकी जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड है, इसको बाहर करना है। और बाहर करने की जिम्मेवारी ये सारा का सारा अब बड़ी आंत पर आ जाता। तो यही छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। और ध्यान रखना है, ये विली सबसे अधिक जो होता है वो इलियम में ही होता। इसीलिए हमने कहा यहां एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है, इलियम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेन एब्जॉर्प्शन इलियम के द्वारा होता, और इसलिए इलियम का विशेष महत्व है। और ये विली को याद रखना है, कभी भी पूछ दे कि पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है, तो विली करता। तो यहीं पर अवशोषण का काम हो गया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखें कि जब भी कोई काम करें तो दिल से करें। दिल से करने का मतलब ऊपरी मन से काम न करें, क्योंकि दिल से किया हुआ काम बहुत फायदा देगा आपको। पढ़ाई करें तो दिल से करें, कोई भी चीज याद करें तो दिल से याद करें, दिमाग लगाएं, लेकिन दिल से करेंगे तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहे। और अगर दिल से नहीं करेंगे, दिमाग से करेंगे सिर्फ, तो वो चीजें आपके मेमोरी में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। प्रेशर में कोई काम ना करें, जब भी करें एकदम रिलैक्स मूड में करें। कहता है कामयाब बनने के लिए काबिल बनना पड़ता, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। काबिल जब बन जाएंगे कामयाबी आपके पीछे आ जाती है। और काबिल नहीं बनेंगे, काबिल बनने का मतलब होता है कि जो काम करें उसमें नंबर 1 रहे। कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप जो भी करें उसमें नंबर 1 रहने का प्रयास करें। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को एक पिताजी ने कहा कि तू मोची बनना है तो मोची बन। मोची समझते हैं, जो फटे टूटे जूते और चप्पल को सिलता। तो मोची बनना है तो मोची बन, लेकिन ऐसा मोची बन कि वैसा दूसरा मोची उस शहर में नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे टॉप लेवल का मोची वही है। अगर दर्जी बनना है तो टेलर बनना है तो दर्जी ही बन, लेकिन कपड़ा ऐसा सिल कि पूरे शहर के लोग
सिलवाना चाहे कि हमारा शादी का सूट सिलाएगा तो उसी दुकान में सिलाएगा। और जिस दिन ये आपके दिमाग में आ गया कि हमको जो करना है दिल से करना है, टॉप लेवल पर रह के करना है, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बहुत पढ़ना, बहुत ज्यादा टैलेंट होने की जरूरी नहीं है, लेकिन जो करें मास्टरी के साथ करें, उसमें पकड़ रखें अपना, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और डेडिकेशन के साथ करें, दिल से करें। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग अब पाचन तंत्र के सबसे अंतिम पड़ाव की, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत, नाम बड़ी आंत है लेकिन बड़ा है नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक पढ़ लिए थे उसी से आगे की बात करें तो कहां तक पढ़ लिए हैं उसी को ध्यान दें। यहां तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया आपको। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने के लिए आपके एग्जाम के लेवल में कुछ नहीं बचा, लेकिन अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपको कितना यहां से गेन हुआ या नहीं हुआ। अगर गेन हो गया होगा तो मेरा क्लास लेना सार्थक और आपका पढ़ना सार्थक। इसलिए हमने कहा कि जो भी कीजिए दिल से कीजिए, दबाव में मत कीजिए। पिताजी के डंडे के डर से नहीं कीजिए, गुरुजी के डंडे के डर से नहीं कीजिए कि डंडा लगेगा तभी हम पढ़ेंगे, तो फिर उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। आपको खुद जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको ये चीज जानना है, और अगर जानते नहीं हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। अब कहते हैं कि लोग आजकल पूजा करते, तो पूजा भी करते तो मन से नहीं करते, इसलिए भगवान जी खुश नहीं होते। दिमाग पूजा पर होता है, दिमाग मोबाइल पर भी होता है कि कहीं मैसेज तो नहीं आएगा किसी गर्लफ्रेंड का, किसी बॉयफ्रेंड का, कोई मैसेज आ गया होगा, छूट ना जाए, कॉल मिस ना कर जाए, तो फिर भगवान से भी आपकी दिल नहीं लगेगी। तो यही स्थिति हर जगह है। दिन भर काम करते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा हो जाए, और हमेशा गलत ही करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि दिन भर पूरे साल भर गलत करते हैं। और आज तो सावन का महीना है, सावन में लोग जाते थे शंकर भगवान के पास देवघर और अपनी अपनी मनोकामना रखते थे। ये बात है कि शंकर भगवान भोले बाबा जो महाकाल हैं, हर की इच्छा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, बहुत भोले हैं वो। लेकिन जो जिंदगी भर गलत करते हैं और वहां जाकर सोचते हैं एक दिन भगवान के दरबार में जाने से हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को भगवान जी भी सोचते होंगे कि अगर मौका मिलता तो त्रिशूल घुसा देते मंदिर में पहुंचने के साथ ही। तो ये ध्यान रखना है, और काम को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें, नियत साफ रखें, नियत में कोई खोट ना रखें, और जो भी काम करें दिल से करें। अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात हमने किया कि माउथ है हमारा, और माउथ का ये माउथ कैविटी है ऐसे, और माउथ कैविटी के नीचे हमने पढ़ा था ये एसोफेगस है। एसोफेगस के नीचे हमारा छोटा सा स्टोमिक है, और स्टोमिक के नीचे ये छोटी आंत। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये छोटी आंत हम यहां तक देख चुके हैं, यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां से बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में यहीं से बड़ी आंत की शुरुआत होती है। हम ब्लू वाला जो बना रहे हैं बड़ी आंत बना रहे हैं, और बड़ी आंत इस प्रकार से यहां शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बड़ी आंत है ऐसे, इस प्रकार से। तो यही बड़ी आंत, यहां तो दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, स्पष्ट नहीं दिख रहा, इसलिए हम उसको फिर से बनाते हैं। यहां तक आप देख चुके हैं छोटी आंत, बड़ी आंत को इधर हम बाहर कर रहे हैं। अब बड़ी आंत को जब बाहर करेंगे तो एक्चुअली में बड़ी आंत इस प्रकार का एक संरचना है।
यही हमारा बड़ी आंत, इसी को हम इधर किए हैं और ये छोटी आंत यहां ज्वाइंट है दिया, तो छोटी आंत आया बड़ी आंत में जुड़ा, तो ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो इस चित्र को हम इसलिए बनाए कि कॉमनली आपको समझ में आए कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नली है उसकी बनावट है। तो छोटी आंत तक हम पढ़ चुके हैं, ये पाइप यहां जुड़ा, इसको यहां जोड़े हैं। अब ये बड़ी आंत, अब इस चित्र को हम हटाते हैं ताकि आपको चीजों को समझ में आए। तो ये ऐसे है, अब इस रूप में यहां ध्यान दें, तो यही बड़ी आंत का चित्र है। बड़ी आंत है लेकिन छोटी आंत से छोटा है। बड़ा इसलिए है कि ध्यान रखना है कि इसका व्यास अधिक है। व्यास समझते ही होंगे, व्यास अधिक है। व्यास मतलब डायमीटर होता, मतलब पाइप जो है मोटा, पतला पाइप नहीं है। ये पतला था छोटी आंत, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा थी। हमने कहा था 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेकिन ये मोटा पाइप है क्योंकि इससे अब मल पदार्थ को बाहर आना है। तो मल को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम जानते ही होंगे कि थोड़ा सा बड़ा नाला देते हैं ताकि गंदगी जल्दी बाहर आ जाए, रुकावट ना हो। तो यहां पर गंदगी को बाहर आना है, भोजन जो पचा और पचने के बाद जो सिट्ठियां बच गई उसको यहां से निकालना है बाहर, इसलिए पाइप मोटी है लेकिन लंबाई ज्यादा नहीं है। और लेंथ की बात करें इसका, तो लंबाई जो है ये ज्यादा नहीं, और लंबाई इसकी कुल औसत के रूप में 2 मीटर है। 1.5 से 2 मीटर लंबाई का ये पाइप है जिसके द्वारा अनपचे भोजन को बाहर करना। अब यहां पर जो मेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां उद्देश्य क्या है इसका, या क्या फंक्शन करेगा। तो आहार नली, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र में भोजन को पचाने संबंधित कार्य, लेकिन यहां क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन आहार नली का वह अंग है, वह अंग है, मतलब वैसा अंग है जहां पाचन का कार्य नहीं होता। पाचन का कार्य नहीं होता, ये पूछेगा एग्जाम में, अक्सर पूछ देगा, अक्सर पूछेगा। तो आप ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नहीं होता पाचन हुआ, हम मुंह से लेकर के अब अंतिम पड़ाव पर है। भोजन मुंह से डाले, अब भोजन बाहर निकलने वाला है। तो जब निकलने हो गया तो मतलब पाचन होता रहा, कुछ मुंह में पचा, कुछ स्टोमिक में पचा, कुछ छोटी आंत में पचा, पचते आ रहा। लेकिन ये ऐसा अंग है यहां पर कोई पाचन का कार्य नहीं होगा। तो पूछ देगा, ऑप्शन यही दे देगा कि इनमें से आहार नली का कौन सा ऐसा संरचना है जहां पाचन का कार्य नहीं होगा। तो बड़ी आंत में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो नहीं होने का वजह जानना है। तो कभी कभी ऐसे पूछ जाए कि पाचन का कार्य नहीं होता है, क्यों? इसलिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होता। एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्योंकि पाचन के लिए एक इंपॉर्टेंट केमिकल चाहिए, जब तक केमिकल नहीं होगा तब तक पाचन नहीं होगा। जहां जहां पाचन है वहां वहां एंजाइम है, और इसलिए ये ध्यान रखना कि यहां एंजाइम होता ही नहीं, बनता ही नहीं है, नहीं बनता। और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो पाचन क्रिया नहीं होगा। तो पाचन क्रिया नहीं होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज, पाचन क्रिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एंजाइम ही नहीं बनता है यहां पर। अब यहां चले कि अब नहीं बनता है तो करता क्या है, तो 2 काम करेगा। एक काम जो अभी हम बताया था आपको अवशोषण के समय किया, एक तो वाटर तथा मिनरल्स को अवशोषित करेगा। जो खनिज लवण है जो चला आया है पाचन के उपरांत, इसको अवशोषित कर लेगा, एक्स्ट्रा वाटर को निकलने नहीं देगा बाहर। तो 2 चीज करेगा कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी में शामिल कर देगा ताकि शरीर से पानी ज्यादा ना निकले और मिनरल्स बाहर ना निकले। दूसरा कि यह जो है मेन जो काम करता है, इसका मेन काम है अनपचे भोजन को बाहर निकालना। अनपचा भोजन, जो भोजन अब पचेगा नहीं, वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, अनपचे भोजन को बाहर निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जब तक गंदा चीज बाहर नहीं निकलेगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। घर में काम करे दिन भर और कूड़ा जमा होता है तो झाड़ू न लगाए तो घर में रहने का मन नहीं करेगा। वही स्थितियां हैं कि अब पचा गया भोजन तो जो सिट्ठियां बची हुई है उसको शरीर से बाहर निकाल, चुके नहीं बचे निकालेंगे वो सड़ेगा शरीर में।
इसलिए वो बदबू देता है। जो मल त्याग करते हैं तो उसमें एक स्मेल होता है। स्मेल भी जरूरी है, स्मेल नहीं होगा मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना है कि इसी को बाहर निकालना है, और ये बाहर निकालने की क्रिया एक इंपॉर्टेंट कार्य के रूप में देखी जाती है, जिसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक्सक्रीशन मतलब मुख्य काम उत्सर्जन का है इसका, और एसेसरी काम के रूप में वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। एंजाइम नहीं बनता है, हमने देखा पाचन क्रिया नहीं होता है, लेकिन जहां जहां होता है, मुंह में टाइलिन एंजाइम मिला, स्टोमक में आए तो रेनिन पेप्सिन मिला, जब छोटी आंत में आए तो बहुत सारा एंजाइम था, यहां पर कोई एंजाइम नहीं, इसलिए पाचन क्रिया नहीं हो। अब ये जो काम करना है उत्सर्जन का, इसके लिए ये छोटी आंत की बनावट हुई, और छोटी आंत की बनावट के लिए यहां पर ध्यान रखना है कि छोटी आंत के पाचन के उपरांत जो बड़ी आंत का बनावट है उसमें 3 संरचना मिला हुआ है। छोटी आंत में भी 3 संरचना था और बड़ी आंत में भी 3 संरचना, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। तो पहला तो ध्यान रखना है कि ये जो है पाइप 3 पार्ट में बटा हुआ। पार्ट कहां कहां से बटा हुआ है? तो एक पार्ट ये है इसके नीचे, एक पार्ट ये है इसके नीचे, और ये वाला पार्ट अलग, 3 पार्ट। तो 3 सेक्शन में है। पहला सेक्शन जो है 3 संरचना में ये, उसका नाम है सीकम। ये ध्यान रखना है, पहला का नाम क्या है? सीकम। बिल्कुल ध्यान रखना है, पूछेगा एग्जाम में। बीपीएससी 65वीं 66वीं आने वाला, मैं उसके तैयारी पर बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला, और बुक का बहुत सारा कमेंट्स आया कि बुक कैसे मिलेगा। तो जो बुक अवेलेबल है हमारा लिखा हुआ या इंस्टीट्यूशन का लिखा हुआ, कुछ तो मार्केट में अवेलेबल है और कुछ अभी मार्केट में नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन का ऑफिस से ही मिलता है, लेकिन अभी लॉकडाउन में बंद है। तो एक सुविधा है कि जिनको बुक चाहिए वो कुरियर से मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। तो आप कुरियर से पैसे पे कर देंगे, जो अकाउंट दिया जाएगा उस पर, जिसका नॉर्मल फीस है कि 50 रुपये बुक नॉर्मली क्लास में ऑफिस में मिलता है, लेकिन बुक का प्रिंट 90 रुपये का है। तो 90 रुपये टोटल पैसे जमा करेंगे तो वो आपके घर तक कुरियर के माध्यम से पहुंच जाएगा बुक, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, या जो भी कॉन्टेंट्स है। तो ध्यान रखना, चूंकि कुरियर में भी खर्च होगा, पोस्टल चार्जेस लगेंगे, तो उसका हम बता देंगे कि कैसे करना है। तो जिनको बुक्स मिलेगा, लेना है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो वो सब के द्वारा आपको धीरे धीरे मटेरियल भी उपलब्ध हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, पहला पार्ट जो है ये सीकम। सीकम के बाद दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है कोलोन, और तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट उसका नाम है रेक्टम। 3 पार्ट। तो ये वाला नीचे वाला क्या है? यही सीकम, इसको सीकम कहते हैं। ये जो है ये कोलोन है, ये यहां से यहां तक कोलोन। कोलोन का 3 भाग होता है मेनली, और ये नीचे वाला ये जो है यही रेक्टम, मतलब मुख्य रूप से 3 भाग है। ऐसे इसको 5 भाग में बांटते हैं। तो लेकिन यहां आपको जो बेसिक तौर पर पढ़ना है जीएस के लिए, ये 3 भाग काफी है। तो एक पार्ट सीकम है, एक कोलोन है, एक रेक्टम। कोलोन को 3 भाग में बांटते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। लेकिन उतना जानना नहीं है आपको, बेसिक तौर पर वो मेडिकल में 12 के सिलेबस में होता है, लेकिन जीएस में इतना ही जानना। अब ये क्या था पाइप, किसी को याद है? कमेंट कीजिए जल्दी से। तो ये किसका है? तो ये जो है ये इलियम है। हमने अभी बताया था छोटी आंत का इलियम, और इलियम और ये सीकम। तो ये जो छेद है, ये इधर से भोजन आ रहा है ऐसे पचने के बाद, और इस छेद के माध्यम से यहां आ जाएगा इसमें। तो ये जो छेद है, इस छेद का एक नाम है, होल है ये, और ये छेद ही बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ देता है। तो कभी कभी पूछेगा कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है? तो ये इलियम है, और ये क्या है? सीकम है। तो इलियम और सीकम को मिला करके वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया, और नाम रखा इलियो सिकल वॉल्व। ये ध्यान रखना। तो इलियम और सीकम, इलियो सिकल वॉल्व है। वॉल्व मतलब एक वॉल्व होता है रबड़ जैसा, वो फैलता सिकुड़ता। तो ये फैलता है, भोजन इधर आ जाता है, फिर सिकुड़ता है, तो भोजन अब वापस नहीं आ सकता। वॉल्व का ही काम है
कि एक तरफ से जाने देगा फिर वापस आने नहीं देगा। तो पच करके पुशअप किया भोजन, इधर आ गया, अब इधर से ऐसे इधर से मूव करेगा और मूव करते हुए ये इधर से ऐसे आएगा और आ करके यहां जमा हो जाएगा। ये बड़ा सा चैम्बर है जिसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है। मलाशय मल को जमा करने का जगह है। और जब मल भर जाएगा तो यहां पर एक नली है जिसका नाम है एनल कैनाल। एनल कैनाल एक नली जो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब ये एनल कैनाल है और ये छिद्र है जिसको गुदा द्वार कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में एनस कहते हैं, जो एनस कहा जाता है इसको। तो एनस है ये, और एनस गुदा द्वार है जो 2 तरह के वॉल्व से घिरा हुआ, एक्सटर्नल वॉलेंट्री और इंटरनल इनवॉलेंट्री। मतलब बाहर वाला वॉल्व हमारी इच्छा से काम करता है और अंदर वाला वॉल्व हमारी इच्छा से काम नहीं करता। अब यहां जब ये फिलअप होता है तो भोजन यहां आ रहा है, जमा हो रहा है, जमा होते होते मलाशय भर गया तो हम लोगों को मल त्याग करने की फीलिंग आ जाती है और मल त्याग करने से पचा भोजन एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जो गंदगी के रूप में वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो यही 3 पार्ट है। ये सब स्ट्रक्चर को याद रखना। आजकल स्ट्रक्चर से सवाल पूछा जा रहा है, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, सचिवालय में, सब में पूछा है, एसएससी में, रेलवे में। अब यहां ध्यान रखना है कि इन सब के अलावा, पाचन से संबंधित कामों के अलावा 2 इंपॉर्टेंट काम यहां और है। कि ये तो काम हो गया कि यहीं पर एक काम और जो हमने कहा था कि यहां कोलोन वाले क्षेत्र में हमने कहा क्या क्या, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे। तो ये वाटर जो है अनपचा भोजन में वो, और कुछ मिनरल्स आया है जो इसको बाहर निकलने नहीं देगा शरीर, इसको फिर से गेन कर ले। यही लूज मोशन हो जाता है किसी को, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो पतला लैट्रिन होने लगता है। जब भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो लैट्रिन टाइट होता है, सेमी सॉलिड के रूप में होता है। लेकिन अगर ये नहीं ऑब्जॉर्व करेगा तो लूज मोशन होता है। तो जैसे ही लूज मोशन होता है देखते हैं कमजोरी आ जाती है, तुरंत लगता है शरीर में ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि जो नहीं निकलना था वो भी अब भोजन स्टूल के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट काम। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये कोलोन जो है, इस कोलोन वाले पार्ट में एक बैक्टीरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पूछा गया। और जो बैक्टीरिया जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना, हिंदी में सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। तो सिम्बायोटिक है, सहजीवी है। सहजीवी मतलब पढ़े हैं, बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था सहजीवी, वहां प्लांट से पूछा था और पूछेगा बार बार। तो सहजीवी का मतलब क्या? साथ साथ जीने वाला, मतलब ये भी जिए हम भी जिए, ये बैक्टीरिया भी जिए और जिस बैक्टीरिया जिसके पेट में है वो भी जिए, दोनों साथ साथ जिएगा। लेकिन दोनों किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बीमारी भी नहीं देता, बदले में ये हमसे भोजन ले लेता और हमें क्या करता है कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ विटामिन का निर्माण कर देता है। यहीं पर विटामिन बना देगा आपके जीवन को चलाने के। और कौन कौन विटामिन? तो एक विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के, खासकर के को ध्यान रखना। जो विटामिन चैप्टर में हम डाइजेशन में आगे जब चर्चा होगी तो हम पढ़ाएंगे, जब भोजन पढ़ेंगे तब। ये तो हम लोग पाचन अंग पढ़ रहे हैं। अब यही होता है जब कोई बीमार पड़ता है व्यक्ति, तो सब चीज का साइंटिफिक कारण है। डॉक्टर के पास जाते होंगे, आजकल कोई बीमारी होती तो एंटीबायोटिक चलाते हैं। अब एंटीबायोटिक जब देंगे किसी को तो पता नहीं होता एंटीबायोटिक दवा को कि किस बैक्टीरिया को मारना है और किस बैक्टीरिया को नहीं मारना। तो सब बैक्टीरिया को मारेगा, जो बीमारी दे रहा है उसको भी मारेगा और जो विटामिन बना रहा है हमारे लिए उसको भी मारेगा। तो जब यहां से दवा दिया आपने, दवा गया यहां, तो ये बैक्टीरिया मरने लगता है यहां, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, विटामिन बना रहा है। और जैसे ही ये मरेगा भूख लगना बंद हो जाएगा, स्वाद कम लगेगा। और इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि जब भी एंटीबायोटिक चलाते हैं तो साथ में एक मल्टी विटामिन दे देते हैं। कभी बिकोसूल लिख देंगे, कभी A to Z लिख देंगे, कभी रिकोनिया जेड लिख देंगे, कोवाडेक्स लिख देंगे। जो कंपनी उनको कमीशन देगी उनका नाम लिख देंगे। सबको पता है सब विटामिन में एक ही चीज होता है, लेकिन कंपनियां गिफ्ट देती है, बड़ा बड़ा कार देती है,
घड़ी देती है, टीवी देती है, कंप्यूटर देती है। देखते होंगे डॉक्टर की दुकान में जाते होंगे, डॉक्टर के क्लिनिक्स में, तो अब उसको दुकान ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब लोग दुकान ही चला रहे हैं ज्यादातर डॉक्टर। उनका एक ही उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि पेशेंट अच्छा कैसे होगा। कुछ डॉक्टर अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी एक से एक विभूतियों से पड़ी, अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, जो अभी दिख रहा। तो ये ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए एक्स्ट्रा विटामिन चलाया जाता है एंटीबायोटिक के साथ। बिना एंटीबायोटिक विटामिन के नहीं चलता है। जब भी विटामिन चलता है, विटामिन की गोली भी साथ में खाई जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। पूछ देगा कि सहजीवी बैक्टीरिया कहां होता है, तो कोलोन में होता है। कोलोन किसका पार्ट है, तो बड़ी आंत का पार्ट है। कौन विटामिन बनाता है, तो इतना तरह का विटामिन बनाता है। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। सब प्रश्न एग्जाम के, और इसी रूप में पढ़े, रटे नहीं, लूसेंट कॉमेडी नहीं देखें वीडियो में, जो लोग अक्सर देख रहे हैं। अब यहां ध्यान दें कि यहां के बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये वाला पार्ट, जिसका नाम है अपेंडिक्स। इसका नाम अपेंडिक्स। हमने बताया था पूरा नाम इसका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम सुने हो, अक्सर सुनते होंगे कि फलाना को अपेंडिक्स हो गया, फलाना बहुत परेशान है, पेट दर्द से बहुत चिल्लाता रहता है, और दवाइयां लेता है फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा है। तो गांव में बहुत परेशान होता है, अरे फलाना को अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन जान ले लेता है लोगों की कभी कभी। और ध्यान रखना है कि जो सिंपल होता है वही घातक होता है। बहुत छोटा हो, बहुत पीनअप करेगा, पीन दिखता नहीं, लेकिन जब चुभता है पीछे तो आदमी का दर्द से कराह जाता है। हाथी कभी को नहीं देखो किसी को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन हाथी में एक छोटी सी चींटी घुस जाती है तो हाथी से तांडव करवा देती है। इसलिए छोटी चीजों से बचें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। लाइफ में छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है, और जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं वो बहुत सफल हो जाते हैं। और इसलिए जो भी छोटा हो उस पर ध्यान देना। आज कोविड-19 का वायरस दिखता भी नहीं है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। किसी वैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और जब भी दुनिया में कुछ भी विनाश हुआ है, छोटे चीज से हुआ है। इसलिए यहां हमने कहा एक छोटा संरचना है, नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसको हमने इसलिए कहा छोटा कि काम का नहीं है, इसलिए आजकल इसको मनुष्य के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, हिंदी में अवशेषीय। ये पढ़े हम लोग, और वीडियो में हमने आपको बताया है जब इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। अवशेषीय का मतलब कि वैसा अंग जो अब काम नहीं करता है हमारे लिए। पहले करता था हमारे पूर्वजों में, जब जंगल में रहता था मानव तो ये काम करता था। अब जंगल से घर में आ गया तो घर में आने से क्या फर्क पड़ा। पहले जंगल में रहता था, हाथ से तोड़ करके पत्तियां, फूल, फल, कंद मूल कच्चा खा जाता था। जानवर था मानव, तो पकाना नहीं जानता था भोजन को। कुछ भी मिला, जैसे आज गाय चर लेती है, घास पात को ऐसे ही चरता था मानव भी। कोई गाय से अलग नहीं है, गाय के फैमिली में ही है मानव। धीरे जब घर में आया तो इसको लगा कि आग का आविष्कार करके भोजन पकाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पकाना शुरू किया तो इसका काम खत्म हो गया, अब इसका यूज नहीं है, और यूजने से बेकार का पड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी जान ले लेता है लोगों को, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जब भी इसमें कोई छोटी मोटी घटना घटे तो इस पर ध्यान देना। होता क्या है कि अवशेषीय अंग इसलिए काम आज नहीं कर रहा, पहले करता था। करता क्या था कि पहले सेलुलोज को पचाता था, और सेलुलोज कहां होता है, पौधे में होता है। ये ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में कि सेलुलोज कहां मिलेगा, तो पौधे में मिलेगा। तो बकरी, भेड़, खरगोश, गाय, भैंस, ये सब इसको पचाते हैं, इसलिए उनमें ये काम करता है। गाय में काम करेगा, बकरी में काम करेगा, भेड़ में काम करेगा। मानव में सेलुलोज नहीं पचता है, मानव सेलुलोज का पाचन नहीं करता, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो भोजन इधर से आ रहा था इलियम से, और ऐसे इसको इधर निकलना था, ऐसे बाहर निकल जाता ये। लेकिन ये भोजन ऐसे नहीं गया, ऐसे मुड़ गया और इधर आ गया। ये नली बंद है, आगे कोई रास्ता नहीं आगे जाने का, तो ये फंस गया भोजन। अभी
जिसको सिट्ठी कह रहे हैं गंदगी, इसको ऐसे चल के ऐसे निकलना था, यहाँ के फंस गया। अब फंस गया तो फंसा हुआ क्या करेगा, ये तो कचरा है, ये सड़ेगा यहाँ, और सड़ेगा तो इसमें इंफेक्शन हो जाएगा। इंफेक्शन होगा तो ये बैलून जैसा ऐसे फूलने लगेगा, और फूलेगा तो इधर स्टोमिक है हमारा, स्टोमिक का बाहरी दीवार है जो हमें बाहर से दिखता है, तो छोटा सा तो नहीं टच करेगा, बड़ा होगा, ये फूलेगा तो यहां सटेगा आकर, तो जब सटेगा तो दर्द करने लगेगा बहुत ज्यादा। ये जैसे ही टच करेगा तो पेट में दर्द होगा। और ऐसे है ये, ऐसे जैसे हम खड़ा है ऐसे, तो खड़ा ऐसे, तो ये जस्ट इस साइड में यहां पर है, तो यहीं पर दर्द होगा एकदम बिल्कुल यहां पे। तो यहां पर अगर दर्द बहुत असहनीय हो, छोटा मोटा दर्द नहीं, असहनीय मतलब दवा लें तो भी ठीक ना हो, तो समझना चाहिए कि हो सकता है इसमें इन्फेक्शन हो गया। इसलिए डॉक्टर को जब शक होता है तो यहां पर हाथ को प्रेस करके देखते हैं, दबाते हैं, पूरा कस करके ऐसे दबाएंगे तो दबेगा, और दबाने पर अगर दर्द करे ज्यादा तो समझना है कि हो सकता है अपेंडिक्स इन्फेक्शन के कारण फूल गया है। और अगर ध्यान नहीं दिए तो ये फटेगा ही, और फटेगा तो इसमें पस होता है, पूरा रिंग बना हुआ है, और पस फैल जाएगा पूरे पेट में, जो जहर का काम करेगा, आदमी का जान लगेगा, फिर कोई उपाय नहीं फटने के बाद। लेकिन अगर पता लग जाए कि हो गया इन्फेक्शन, तो डॉक्टर करते क्या है कि यहां से ऐसे काट देते हैं, काट करके इसको निकाल कर बाहर ले देते हैं, और यहां सिलाई कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज नहीं है, तो सर्जरी करके इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। और ये सिचुएशन अगर किसी में आ गया तो ये एक बीमारी होता है जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है? अपेंडिक्स बीमारी नहीं, अपेंडिक्स एक अंग है, और उस अंग में अगर इंफेक्शन हो गया तब वो बीमारी हो गया जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है। राइट साइड में नाभि के नीचे, पेल्विस के ऊपर, कमर के ऊपर और नाभि के नीचे सेंटर पार्ट में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो, वो अपेंडिक्स 90% क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा दर्द होना चाहिए, नॉर्मल दर्द नहीं, लेकिन दर्द हो तो ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना। तो यही बड़ी आंत की बात, भोजन ऐसे आया, पाचन करके निकल गया, जो क्रिया कंप्लीट करनी थी, पाचन तंत्र या पाचन अंग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको वीडियो को सिस्टमेटिकली देखें प्लेलिस्ट में जाकर, और कंटिन्यूअसली 4 बजे आपके लिए वीडियो आ रहा है। 1-2 दिन में मैं पढ़ाई के तरीके के आधार पर सैटरडे को या संडे को वीकेंड पर एक 66 बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा और सचिवालय के लिए मैं एक अलग से प्रिपरेशन पर एक वीडियो बना करके आपको लिए डालने वाला हूं। एक एग्जाम के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, हर वीक में एक वीडियो। दूसरा कि करेंट अफेयर का जो क्लास चल रहा था, बीच में काफी गैप हो गया मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, उसको भी मैं शुरू करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। सुबह 7 बजे वो करेंट अफेयर आपके लिए आएगा। करेंट अफेयर में कोई अगर चेंजेज हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दे सकते हैं वीडियो के क्लास के माध्यम से। दूसरा कि बहुत जल्दी लाइव क्लास जो स्टार्ट होगा, ये तो चल ही रहा है ऑनलाइन क्लास, उसमें आपको फिर सिस्टमेटिकली सभी वीडियो विषय चलेगा। लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान रखना है। और जो भी चैप्टर चल रहा है उसके आधार पर चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। जैसे अब डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया है तो इससे संबंधित 10-12 इंपॉर्टेंट सवाल भी हम डिस्कस कर देंगे चैप्टर के बाद। कल के क्लास में आपके लिए फिजिक्स का क्लास होगा, और फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे संतुलन, इक्विलिब्रियम की, कैसे पिंडों को संतुलित किया जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। थैंक यू।